बीजेपी पूरे देश में इस बार सिर्फ नरेंद्र मोदी के लहर पर सवार है। पार्टी के नेता बीजेपी के बजाय मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मोदी के लहर को पहले कोई भी नेता भाव देने को राजी नहीं था, लेकिन अब एक एक कर मोदी के घोर विरोधी भी खुलकर कहने लगे हैं कि मोदी की लहर तो है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल मान चुके हैं और अब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के मित्र और यूपीए के पार्टनर उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि मोदी की लहर तो यकीनन है। इंडिया न्यूज पर उमर अब्दुल्ला ने यहां तक कह दिया कि जो मोदी की लहर से इनकार कर रहा है वो किसी और को नहीं बल्कि खुद को बेवकूफ बना रहा है। राजनीति में जो बातें कही जाती हैं जरूरी नहीं उनका मतलब भी वही हो, लिहाजा ये बहस बड़ी होती जा रही है कि क्या देश में सचमुच मोदी की लहर है। आखिर क्यों उमर अब्दुल्ला को लगा है मोदी का करंट। बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि देश में नरेंद्र मोदी के नाम की लहर चल रही है। जन समर्थन, ये जन सैलाब, ये साफ साफ लग रहा है भाजपा की आंधी चल रही और नरेंद्र मोदी तो लहर को सुनामी में बदला हुआ बताने लगे हैं। आज ये आंधी है, चुनाव घोषित होते ही ये सुनामी में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन पहली बार यूपीए में शामिल किसी नेता ने कबूल किया है कि देश में मोदी की लहर चल रही है। केंद्र और जम्मू कश्मीर दोनों जगह कांग्रेस के समर्थन से सत्ता सुख भोग रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के शीर्ष नेता उमर अब्दुल्ला ने साफ साफ कहा है कि जो मोदी की लहर की अनदेखी कर रहा है वो खुद को मूर्ख बना रहा है। I think those of us who deny completely the presence of a Modi factor in these elections are living in fool's paradise. There is a huge Modi undercurrent in a lot of places, and this was visible in the lower reaches of Jammu as well. उमर अब्दुल्ला की जगह ऐसा बयान अगर किसी एनडीए के नेता ने दिया होता तो कांग्रेसी अब तक उसकी खिल्ली उड़ाते नजर आ रहे होते, लेकिन उमर के इस बयान ने कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बोलती बंद कर दी है। I never give any comment on any reported statement of any individual, any reported statement. I make my own statement and I respond only to a question related to that. अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सचमुच देश में मोदी की लहर है। कांग्रेस और बीजेपी विरोधी तमाम पार्टियां अब तक सिरे से इस बात को खारिज करती रही हैं। मोदी की लहर है, आपको भी लगता है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उमर अब्दुल्ला को मोदी की लहर कहां नजर आ रही है? क्यों उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मोदी की लहर ना पहचानने वाले गलत फहमी में हैं? यूपी और बिहार जैसे राज्यों में गैर बीजेपी पार्टियों की रणनीति बिल्कुल साफ है। वो मोदी का विरोध करके वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। तो क्या उमर अब्दुल्ला भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं? Most definitely, and now I can safely say this because we are done with the 2 phases in Jammu where this effect is visible. उमर अब्दुल्ला ने खुद कबूल किया कि वो मोदी की लहर पर साफ बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जम्मू क्षेत्र की सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब वोटिंग बची है जम्मू कश्मीर के उन इलाकों में जहां मुस्लिम मतदाताओं का दबदबा है, जहां बीजेपी ने धारा 370 का मुद्दा उछालकर कश्मीर की राजनीति में खलबली मचा दी है। तो कहीं उमर अब्दुल्ला अब मोदी को मजबूत बताकर कश्मीर के लोगों को ये संदेश तो नहीं दे रहे कि कश्मीर में वोटों का बिखराव हुआ तो मोदी को रोकना मुश्किल होगा। मोदी की लहर के बारे में उमर के बयान का राज इस बात से भी गहरा गया है कि अब अलगाववादी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी ने खुलासा किया है कि मोदी ने उनका समर्थन मांगने के लिए अपना दूत भेजा था। उन्होंने कहा कि अब नरेंद्र मोदी क्या है 16 मई को है ना जो वोटिंग काउंटिंग वगैरह जो होगी, हाँ वो उस वक्त वो वज़ीर आज़म हिंद बने होंगे। तो हम इसलिए आपके पास आए हैं कि आप अगर कश्मीर के मसले में उनसे कोई कमिटमेंट लेना चाहेंगे तो आप उनसे बात करें। गिलानी का ये दावा
बेबुनियाद, झूठा, प्रायोजित और एक प्रकार से पूर्ण पूर्वाग्रह से ग्रसित है। श्री नरेंद्र मोदी का कोई भी प्रतिनिधि किसी भी समय जिलानी से नहीं मिला है और उनका यह दावा बिल्कुल झूठा है। ये बहुत सेंसिटिव बात है कि अगर गिलानी साहब ने ये बात कही है कि 2 लोग जाकर के मोदी के बिहाफ पर उनसे मिले हैं, तो मोदी जी को इसका जवाब देना पड़ेगा कि कश्मीर के मामले में उनकी क्या दिलचस्पी है और क्या बात वो करना चाहते थे। कश्मीर में अचानक मोदी के नाम पर शुरू हुई ये राजनीतिक सरगर्मी अब देश में बड़ी बहस में बदल चुकी है। सवाल यही है कि ये मोदी की लहर का असर है या फिर मोदी के नाम पर अपनी अपनी सहूलियत की राजनीति का कोई नया पैतरा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस पर बड़ी बहस करने के लिए जुड़ गए हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर सीपी ठाकुर, अभिनेता विवेक ओबेरॉय, जिन्होंने आज मोदी के समर्थन में एक बड़ी रैली निकाली थी। समाजवादी पार्टी से सीपी राय साहब, नेशनल जनरल सेक्रेटरी जनता दल यूनाइटेड के केसी त्यागी साहब, और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे मुकेश खन्ना, एक्टर हैं जो कि मोदी के समर्थक हैं, और रणदीप सिंह सुरजेवाला, नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। लेकिन राय त्यागी साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, अब तो यूपीए के एलआई भी मान रहे हैं मोदी की लहर है, आप भी मान लीजिए। देश में मूलतः कांग्रेस विरोधी रुझान हैं जो पिछले 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे से निकले हैं। महंगाई के विरुद्ध यूपीए 2 के दौरान 3 बार भारत बंद हो चुका है। भ्रष्टाचार में कई बड़े नेता नौकरशाह पकड़े जा चुके हैं। तो इस कांग्रेस विरोधी जो लहर है, रुझान है, उनको हमारी जो मुख्य विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो अपनी लहर के रूप में भी मानती है। लेकिन ये कांग्रेस के और भाजपा के विरोध में जहां जनता को एक विकल्प मिला, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी का विकल्प, तो जनता ने उसको भी स्वीकार किया है। इस तथ्य को भी हमें मानना चाहिए। और मेरा आंकलन है दीपक बाबू जी, जहां कांग्रेस और भाजपा में चुनाव है, निसंदेह जो एंटी इनकम्बेंसी जो वातावरण है, जो कांग्रेस विरोधी लहर है, वो भाजपा समर्थक लहर में बदल सकती है। लेकिन जहां उपराष्ट्रीयता की, क्षेत्रफल की और क्षेत्रीय स्वाभिमानों की पार्टियां काम कर रही हैं, वहां जब भाजपा की लहर उनसे टकराएगी तो किनारे से लग करके वापिस चली जाएगी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और वो कांग्रेस विरोधी मोर्चे में आगे दिखाई देती है। और श्री अब्दुल्ला का बयान ये पहली बार नहीं आया। आपका संवाददाता ने सही कहा, अब जम्मू में चुनाव हो चुके हैं, उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी है, पीडीपी वहां बढ़त में है, तो वहां के घाटी के मुसलमानों को बताओ कि नरेंद्र मोदी की लहर है, जम्मू में चुनाव हो चुके हैं, इसलिए वहां के मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए ऐसे वक्तव्य दिए जा रहे हैं। और राज्यों में भी ऐसा है, कई जगहों पर मैंने देखा है कि वहां पर मतदाताओं के एक हिस्से को प्रभावित करने के लिए कुछ लोग बयान देते हैं ताकि वोटों का पोलराइजेशन हो। भारतीय जनता पार्टी के मित्र भी और कांग्रेस और दूसरी पार्टी के मित्र नेता साथी भी इस तरह का वक्तव्य देकर के माहौल को बनाते हैं। इसमें दो राय नहीं है कि कांग्रेस अपने उतार पर है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस विरोधी रुझान के दौर में जिन राज्यों में कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला है वहां उसकी बढ़त है, लेकिन समूचे देश में हो ऐसा करके मैं दीपक जी नहीं मानता हूं। समूचे देश में आप नहीं मानते हैं, लेकिन बात आप घुमा फिरा के वही कह रहे हैं जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। लेकिन विवेक, इस झगड़े में आप कहां कूद पड़े, क्योंकि आप तो बेंगलोर में अपनी सासू मां का प्रचार करके आए थे जो जनता दल एस की कैंडिडेट हैं और जनता दल एस मोदी का ध्रुव विरोधी है। ऐसे में आप कहां पर मोदी के प्रचार में कूद आए? ऐसा है कि बेंगलोर में जो प्रचार हुआ था वो निजी मामला था, जैसे आप जानते हैं हर शादीशुदा मर्द जानता है सासू मां की सेवा करनी पड़ती है। नहीं होता है। लेकिन केसी त्यागी जी बोल रहे हैं राजनीति में कोई निजी मामला नहीं होता। आप जानते होंगे मैं तो राजनीति में नहीं हूं। अब आप आ गए राजनीति में। अभिनेता नहीं हूं, नेता नहीं अभिनेता हूं। अच्छा, कै रुपये हैं आप? तो मैं पूरे भारत में भ्रमण कर रहा था मैं। अच्छा,
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा शब्द इस्तेमाल किया मेरे लिए। पूरे भारत में भ्रमण कर रहा हूं मैं भाजपा के लिए, और स्पष्ट आवाज में मैं हमेशा नरेंद्र मोदी का फैन रहा हूं। भाजपा के लिए मैंने काफी कैंपेनिंग भी की है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, पंजाब में हो, महाराष्ट्र में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, इन सब इलाकों में। और जो आप पूछ रहे थे इससे पहले सवाल कि क्या मोदी की लहर है, मुझे लगता है कि जब आप ग्राउंड पर उतर कर जाते हैं और देखते हैं कि बच्चा बच्चा आपके साथ में चिल्ला रहा है अब की बार मोदी सरकार, आपकी जीप जब चल रही है, रैली चल रही है, तो आपके आसपास छोटे छोटे बच्चे चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं आपके साथ में, और उनका जो उत्साह देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये ऊर्जा को ना देखना ये गलत होगा। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक लहर नहीं, ये लहर जो है आंधी या तूफान बन सकती है। ये लहर आंधी और तूफान बन सकती है। सीपी राय साहब, आप देश की नब्ज को समझ नहीं पा रहे हैं, ना तो समाजवादी पार्टी और नई साइकिल। नहीं दीपक जी, हम देश को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं और देश की लहर को भी। तो मोदी की लहर है, मान रहे हैं आप? मोदी की लहर है, मान रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि जो ये कह रहे हैं, नहीं हम नहीं मान रहे, ये कह रहे हैं कि वेव है। तो हमारे नेता, हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा कि वेव जो होती है, साइंस वाले जानते हैं कि वो ऊपर नीचे चलती है। हमें इससे इनकार नहीं कि जहां ऊपर है गुजरात में, मध्य प्रदेश में ऊपर है, छत्तीसगढ़ में ऊपर है, राजस्थान में ऊपर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तमिलनाडु में, बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, इन सारी जगहों, बहुत सारी जगहों पर वो वेव नीचे चली जाती है। तो इनकी वेव, जो ये वेव मान रहे हैं, वो है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, हम इनकी न तो कोई लहर स्वीकार करने को तैयार है और न ये मानने को तैयार है कि यहां इनको कुछ मिलने जा रहा है। दूसरी बात दीपक जी, आप तो बहुत लंबे अरसे से पत्रकारिता में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को विभाजित करने का बहुत बड़ा प्रयास किया, जब पूरे देश में दंगे कराए, जब बाबरी मस्जिद तोड़ी थी, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को केवल 24.94% वोट मिला था और केवल 182 सीट मिली थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जैसा कद्दावर नेता इनका नेता था। अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि इन लोगों को कहीं से सीटें मिलने जा रही हैं, लेकिन सपने देखने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। ये सच्चाई है जो कि भाई केसी त्यागी जी ने कहा कि तीसरी ताकतें जिन जगहों पर हैं, वहां पर भारी तादाद में वो जीतने जा रही हैं। जहां कांग्रेस का और भाजपा का मुकाबला है, वहां इनमें से जो भी जीत जाए और जो हार जाए, वो उन दोनों की अपनी स्थितियां हैं। लेकिन ये जो मोदी की लहर फैलाने की कोशिश की जा रही बड़े पैमाने पर पूंजीपतियों द्वारा, गरीब जनता, बेहाल जनता, गांव की जनता, गरीब जनता, किसान जनता, उसको पूरी तरह से नकारती है और खारिज करती है। और इनके लिए, फांसीवादी ताकतों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। अभी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज दिखाई, गिलानी साहब इस देश की अलगाववादी ताकत है। हम गिलानी साहब पे जाएंगे। भारत से अलग करना चाहते हैं या स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते हैं। कितने गिर जाएंगे मोदी जी कि गिलानी प्रधानमंत्री बनने के लिए गिलानी साहब से भी हाथ मिलाने को तैयार है। गिरने की भी कोई सीमा होती है राजनीति में मोदी जी। अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही हो तो गिरने की भी कोई सीमा होती है। इस हद तक मत गिर जाइए कि कल ये देश आपके नाम को कलंक के रूप में लेने लगे। इस हद तक मत गिर जाइए प्रधानमंत्री बनने के लिए। चलिए, बीजेपी से इसका जवाब ले लेते हैं। क्या वाकई गिलानी के पास आपने कोई दूध भेजे थे, सीपी ठाकुर साहब? रूप में लेने लगे। इस हद तक मत गिर जाइए प्रधानमंत्री बनने के लिए। चलिए, बीजेपी से इसका जवाब ले लेते हैं। क्या वाकई गिलानी के पास आपने कोई दूध भेजे थे, सीपी ठाकुर साहब? जी ना, अभी तक तो खबर यही है कि कोई दूत नहीं गए थे। और जो अभी तक बात मैं सुन रहा था कि मोदी का जो वेव है, और वेव तो क्रिएट हो जाता है, और जब क्रिएट हो जाता है तो जैसे कोई पोखरा में एक छोटा सा झिटकी को फेंक दीजिए तो उसमें वेव क्रिएट होता है, और वो वेव जो है वो दूसरे किनारे तक पहुंच जाता है। वही हालत है अभी मोदी वेव का। हम लोगों ने तो बिहार से शुरू किया, और बिहार से शुरू करने के बाद वो धीरे धीरे फैलते सारे हिंदुस्तान में फैल गया। और उसके लिए बैकग्राउंड मजबूत था, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था। एक तो भ्रष्टाचार, इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला इस देश में कभी नहीं आया था। और तो उससे लोग को घबराहट हो गई थी कि सब पैसा जब भ्रष्टाचार में चला जाएगा, विदेशे में चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे। दूसरा, मेरा जो मानना है कि निर्भया कांड में जब
हुआ दिल्ली में, और जो नौजवान लोग उसमें देख रहा था, खड़ा था, बहुत एक्साइटेड, बहुत तादाद में नौजवान लोग, और सबके चेहरा पर एक चिंता थी कि दिल्ली में सबके रहते हुए वहाँ मुख्यमंत्री भी हैं, वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वहाँ प्रेसिडेंट भी हैं, इस लड़की की रक्षा नहीं हो सकी, इसका रेप हुआ, इसका मर्डर हुआ, तो इस देश की रक्षा कैसे होगी। इस सारी बात को लेके धीरे धीरे लोगों को लगा कि एक आदमी है नरेंद्र मोदी जो बचा सकता है। कोई भाजपा ने बिल्कुल इस वेव को नहीं चलाया, हम लोग जरूर नाम लिए, बिहार में पहले हम लोगों ने शुरू किया, और उस वक्त तो बहुत आदमी नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं थे नरेंद्र मोदी का, तो लेकिन वो धीरे धीरे पब्लिक में फैलने लगी बात। अब पब्लिक ने इतना जोर से किया कि मैं तो जहां भी जाता हूं, छोटा बच्चा भी बोलता है कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो वो इतना छोटा बच्चा तभी बोलेगा जब उसके घर के आदमी लोग हमेशा नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं बोलने वाला है। हम भी बहुत दिन से पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, जहां जो वोट देने वाला नहीं रहता है, बच्चा कोई आगे भी नहीं आता है प्रचार करने वाले के सामने, लेकिन जब वो घर में बातचीत होती रहती है कि नरेंद्र मोदी अच्छा है, तो बच्चा आएगा, सब बोलेगा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो अभी वेव है, अब इस वेव को हम लोग कैसे, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वोट में कैसे परिणत करेंगे, ये इन पर निर्भर करता है। जो पार्टी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे लोग हैं, सारे मिलकर के इस वेव को कैसे जीत में परिणत करेंगे, ये इन पर निर्भर करता है। रणदीप सुरजेवाला जी, सवाल सबसे पहले आपसे होना चाहिए था, और वो ये कि आपके सहयोगी उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मोदी की लहर चल रही है, और इस अंडरकरंट को उन्होंने जम्मू के इलाकों में देखा है, पूरे देश में महसूस किया है, और अगर कोई इसे डिनाई करता है तो वो फूल्स पैराडाइज में रहेगा। क्या कांग्रेस फूल्स पैराडाइज में रह रही है? सबसे पहले तो मैं कुछ देरी के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैं बहुत ध्यान से हमारे बुजुर्ग हैं सीपी ठाकुर साहब, उनको और आपकी चर्चा को सुन रहा था। 15,000 करोड़ रुपया ब्लैक मनी का खर्च करके आप मीडिया के माध्यम से एक वेव का आभास दे सकते हैं, ये सच है। पर अरे 15,000 करोड़ खर्च किया तो क्या आप इलेक्शन कमीशन गए उसके खिलाफ? सुरजेवाला जी, सवाल बनता है प्लीज, अगर उन्होंने 15,000 करोड़ खर्चा किया है तो क्या आप सबूत लेकर इलेक्शन कमीशन गए कि भाई ये हिसाब है इनके 15,000 करोड़ का? दीपक भाई, मैं कहना चाहूंगा, यानी कि अब ये कह रहे हैं कि पूरी दीपक कृपया करके कम से कम आप थोड़ी सी तसल्ली रखिए, थोड़ी सी तसल्ली रखिए। ठाकुर साहब, आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हमने आपकी बात को ध्यान से सुना, थोड़ा सा सुनने की क्षमता रखिए मोदी जी की और आपकी। मोदी जी तो आपकी बात भी कम सुनते हैं, मुझे मालूम है, पर हम आपकी बात जरूर सुनेंगे, तो आप चिंता मत करें। दीपक जी, हमें ये भी कम से कम जरूर ख्याल रखना पड़ेगा कि दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन कैंपेन ब्लैक मनी वापस लाने का वायदा करने वाला व्यक्ति ब्लैक मनी के माध्यम से चला रहा है, जिसका एक नजरिया जो है, एक नजारा आपके चैनल पर हमने देखा, जब अलवर से भाजपा के विधायक बाबा रामदेव जी से ब्लैक मनी ज्यादा से ज्यादा उस इलाके में कैसे लेकर आना है उसकी चर्चा कर रहे थे, तो उसकी क्या कीमत इस देश को अदा करनी पड़ेगी, कौन कौन वो लोग हैं, ये सारा काला धन जो श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के कैंपेन में लगाए हैं, और उसकी कीमत पूरे मुल्क को कैसे अदा करनी पड़ेगी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक दो छोटी छोटी बातें और हैं। आदरणीय ठाकुर साहब बात कर रहे थे मोदी जी की वेव की। हाँ, शायद अगर पूरे के पूरे भाजपा के नेतृत्व को तिरस्कृत करके लाल कृष्ण आडवाणी जी से मुरली मनोहर जोशी जी तक, और बिहार में स्वयं श्री सीपी ठाकुर जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं तक, आप भी कोप भवन में चले गए थे ठाकुर साहब, मैं आपको याद दिलाऊं, जिस प्रकार का व्यवहार मोदी जी का और उनका अहंकार भरा रहा है, हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से पूरी पार्टी, उसका चाल चेहरा और चरित्र गौण और एक तरह से लुप्त उन्होंने कर दिया। अगर पूरी पार्टी को मारकर, उसकी विचारधारा को मारकर एक व्यक्तिवादी पूजा करना वेव है, तो शायद भाजपा सही कर रही है। और आप महिला सुरक्षा की बात करते थे, एक ऐसे मुख्यमंत्री जो एंटी टेररिस्ट सेल के माध्यम से
गुजरात में नौजवान लड़कियों की जासूसी करवाते हैं और आज तक किसी टीवी चैनल को उन्होंने वो जासूसी क्यों करवाते थे, किसी एक विशेष लड़की की उसका जवाब दिया नहीं, जो शायद अपने वो शादीशुदा हैं या नहीं, अपने उस बात पर ही झूठे एफिडेविट एक नहीं 4-4 बार फाइल करते हैं। अगर वो महिला सुरक्षा की बात करें तो मुझे कम से कम अटपटा जरूर लगता है। मुझे मालूम है कि ठाकुर साहब और दूसरे लोग इस बात को मानते हैं, परंतु वो पार्टी और वो व्यक्ति जिसका चाल चेहरा चरित्र ही विघटनकारी है, बांटने वाला है, जो धर्म और जाति के आधार पर पूरे देश को बांटने में लगा है, जिसने भाजपा तक को बांट के खड़ा कर दिया, उनकी वेव की चर्चा करना ही युक्ति संगत नहीं। मेरा ये आपसे अनुरोध है दीपक जी। चलिए, आपका अनुरोध मैंने सुना, इसमें राजनीति कम, व्यक्तिगत आरोप ज्यादा थे, लेकिन मैं सीधे मुकेश खन्ना के पास जाऊंगा। मुकेश खन्ना जी, आपको लगता है कि रणदीप सुरजेवाला जी के आरोपों में कोई दम है? अब देखिए, मुझे मैं क्या कहूं पुत्र, मैंने हस्तिनापुर की भी राजनीति देखी है और आज की भी राजनीति देख रहा हूं पुत्र। आज की राजनीति हस्तिनापुर की राजनीति से ज्यादा विकट हो गई है। मुझे हंसी आती है, जो चीज आपको सामने दिख रही है उसके देखने के बाद भी अगर आप उसको नकारने की कोशिश कर रहे हैं तो या तो ये आपकी मूर्खता है, या फिर जैसे कि उमर अब्दुल्ला जी ने कहा, मैं उनके कथन से एकदम सहमत हूं कि आप फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं। ये तो वो हुआ जैसे एक कबूतर अगर आंख बंद कर ले कि बिल्ली नहीं आने वाली है, बिल्ली नहीं आने वाली है, और बिल्ली आती है और उसे खा जाती है। नरेंद्र मोदी जी की लहर दिख रही है। आज मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर आप पूरे हिंदुस्तान भर में अगर आप सब नेताओं पर नजर मारो, आपको कोई ऐसा नेता नजर नहीं आएगा जो नरेंद्र मोदी जी जैसा हो। हमने हर नेता को देख लिया है, हमने 63 साल की राजनीति देख ली है, हमने उनके काम देख लिए हैं। हमें किसी पर अब यकीन नहीं होगा कि ये लोग आज सडनली बोलना शुरू कर दिया कि हम ये कर देंगे, हम युवा शक्ति को लाएंगे, हम देश में ये कर देंगे, हम नौजवानों को। आज तक क्यों नहीं किया? और नरेंद्र जी आप देखेंगे तो एक नवीनता उसके अंदर है जो पूरे हिंदुस्तान के हर सिटीजन को उनसे एक्सपेक्टेशन करना चाहिए कि हां, ये नई व्यक्तित्व दिख रहा है जिसने गुजरात में एक मॉडल क्रिएट किया है। आज हमारे देश में देखिए, सबसे बड़ी बात हो रही है, हमारे देश में सांप्रदायिकता की खामखा चर्चा हो रही है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि सांप्रदायिकता को भूल जाइए, राजकता की बात कीजिए। आपका राज कैसे चल रहा है? आज रेपिस्ट रेप करके 2 दिन के बाद फ्री घूमता है। आज बड़े से बड़े मर्डरर मर्डर करके छाती ठोक के घूम रहे होते हैं। कसाब जैसे आदमी को देखिए आप, 1.5 साल तक हमारे जेल में रहकर हमारे पुलिस का दबाव बनकर रहा। इसको अगर आप इंसाफ कहते हो? बड़े बड़े राजनेता बड़े बड़े आजकल करप्शन करते हैं जो हजारों करोड़ में है, लेकिन जब आप दिखाते हैं उनको जेल में जाते सब, तो आप उनके देखिए चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। अगर ये राजनीति है, ये अगर देश है, इसको अगर बचाने के लिए अगर कोई व्यक्ति जब तक स्ट्रिक्ट नहीं आएगा, सीधी बात नहीं करेगा, तब तक हमारे देश का कुछ नहीं होगा। और नरेंद्र जी ने वो उम्मीद पूरे हिंदुस्तान में सडनली जगाई है। सब लोगों को लगा है कि हाँ, यहां कुछ हो सकता है। बाकी आप जितने भी नेता किसी भी पार्टी का उठा लीजिए, बिल्कुल मुकेश खन्ना जी, पॉइंट टेकन। मुझे तो ये कहना भी मैं तो हाँ, योर पॉइंट टेकन। बहस को मैं आगे बढ़ाऊं, केसी त्यागी जी को जोड़ूं। केसी त्यागी जी, कहना चाहूंगा कि आज का शकुनी, हाँ बोल दीजिए, बोल दीजिए आज का शकुनी कौन है? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज का शकुनी हस्तिनापुर के शकुनी से ज्यादा काइयां हो गया है पुत्र, और आज का दुर्योधन हस्तिनापुर के दुर्योधन से ज्यादा दुष्ट हो गया है। इसलिए आज के शकुनी के भांजों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। मैं हर वोटर से कहूंगा, दिमाग अप्लाई कीजिए। आज एक ही दिन मिलता है जब आप शक्तिमान बन जाते हैं। 5 साल तक नेता लोग शक्तिमान बनते हैं, आपको एक दिन मिलता है जब आपके पास वोट की शक्ति होती है। उस वक्त अगर आप अपने दिमाग का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर वही हालत में जाओगे जो हम पिछले सालों से भुगत रहे हैं। केसी त्यागी जी, यहाँ बड़ा सवाल
बॉलीवुड तक में कैंपेन शुरू हो गई है वोट फॉर मोदी, और मोदी की लहर बॉलीवुड के अंदर भी दिखाई दे रही है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी के साथ ऐसे हालात में गठबंधन तोड़कर अपने राजनीतिक पांव पर सबसे बड़े कुल्हाड़ी मारी? मैं पहले श्री मुकेश खन्ना जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि 2004 में मैं जब हस्तिनापुर से चुनाव लड़ रहा था तो ये मेरे चुनाव प्रचार में भी आए थे, और अपने अभिनय में भी ये कौरवों के साथ खड़े थे, और मृत्यु शैया पर पड़े पड़े भी ये अन्याय का साथ दे रहे थे। वो महाभारत के सीन मेरी आंखों के सामने गुजर रहे हैं। मुकेश खन्ना जी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो फैलाया है सरकार ने, उसकी हम निंदा करते हैं, और तमाम विपक्षी दलों ने इन सवालों को बड़ी मजबूती के साथ उठाया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी थी। लेकिन आप फिर महाभारत के उसी नायक की तरह से मृत्यु शैया पर पड़े रह करके सांप्रदायिकता से अपनी आंखें बंद करना चाहते हैं, जहां हजारों हजार लोग बेवजह हिंसा के शिकार हुए, जिनकी विधवाएं अभी भी इंसाफ मांग रही हैं, यतीम बच्चे रोजी रोटी की तलाश में हैं, तो फिर आप मृत्यु शैया पे खड़े होकर कहते हैं कि सांप्रदायिकता कोई मुद्दा नहीं है। आपके अभिनय में सांप्रदायिकता कोई मुद्दा नहीं हो सकती है, लेकिन जिन्होंने शिविरों में रह करके रातें गुजारी हैं, शिविरों में जिनके घरों में बच्चाएं पैदा हुए हैं, प्रसव पीड़ा जिन्होंने झेली है, उसकी वेदना का ना उस धर्मराज को पता था और ना इस धर्मराज को पता है। और मेरे जो साथी हैं, और जो जीवराज अलवा जी थे, वो मेरी पार्टी के नेता थे। हम 20-25 साल साथ साथ रहे। आज उनकी धर्मपत्नी जनता दल एस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, हमारी पार्टी भी उसके समर्थन में है। ये अजीब इत्तेफाक है कि आप वहां बीजेपी को हराना चाहते हैं और अमृतसर में जिताना चाहते हैं। राजनीतिक दलों पर दल बदलू होने का आरोप लगता था, लेकिन आप जो अपनी भूमिकाएं कभी विलियन की, कभी हीरो की, कभी साइड हीरो की, जिस तरह से सिनेमा में तलाश करते हैं, वैसी भूमिका आपने राजनीति में भी तलाश कर ली। आपके लिए बड़ा आसान है विवेक, लेकिन हम लोगों के लिए, त्यागी जी बहुत बहुत जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, धन्यवाद त्यागी जी, जिनकी प्रतिबद्धता है। मतलब आपको इलेक्शन के बाद काफी समय मिलने वाला है, तब हम आपके साथ बैठकर एक स्क्रिप्ट जरूर लिखवाएंगे फिल्म की। आपके डायलॉग जबरदस्त है। नहीं, डायलॉग नहीं, ये पॉलिटिक्स में एथिक्स की बात है, जवाब देना पड़ेगा आपको। हाँ जी, मैं जवाब दे सकता हूँ। मैं मुकेश जी आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन पहले विवेक के पास। विवेक, दीपक जी, दीपक सच बात। हाँ जी, मैं राय साहब आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट, राय साहब आ रहा हूँ मैं आपके पास। विवेक, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान में युवा पीढ़ी की जो आवाज है, युवा पीढ़ी की जो सोच है, जो आज चिल्ला कर कह रही है कि हमें रोजगार चाहिए, हमें सांप्रदायिकता की बातें नहीं करनी है, हमें विकास की बातें करनी है, एजेंडा बदलना है, डेवलपमेंट का एजेंडा चाहिए। ये जो पूरी सोच है, इसे कोई सुन नहीं रहा है, इसे कोई समझ नहीं रहा है, सिवाय नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो इसीलिए अगर आप देखें कि ही इज द वॉइस ऑफ द यूथ ऑफ इंडिया। आज सारा यूथ उनके साथ आइडेंटिफाई करता है। आप किसी भी यंगस्टर से पूछिए तो कहेंगे नमो नमो। क्यों कह रहे हैं? क्यों 15 करोड़ वोटर जो नए आ रहे हैं, इस बार पहली बार वोट डालने वाले हैं, क्यों वो नमो के फैन बन गए हैं? क्यों वो नमो के मुखौटे पहनकर, बैंड्स पहनकर क्यों स्ट्रीट्स पे उतर आ रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ आशा है, होप है, किरण है, और कोई हमें सुन रहा है और समझ रहा है। विवेक के वाकई मुझे लग रहा है कि बाकी सब पार्टियों ने अपनी आंखें भी मूंज ली हैं और अपने कान भी बंद कर लिए हैं, वो सुन नहीं रहे, समझ रहा है। विवेक के वाकई मुझे लग रहा है कि बाकी सब पार्टियों ने अपनी आंखें भी मूंज ली हैं और अपने कान भी बंद कर लिए हैं, वो सुन नहीं रहे हैं। ये अभिनय है, यूथ की आवाज सुनना बहुत जरूरी है। अभिनय है, मेरे सवाल का जवाब नहीं है। विवेक के वाकई त्यागी जी के सवाल का जवाब नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ आप जेडीएस का प्रचार कर रहे हैं और दूसरी तरफ मोदी का गुणगान। मैं उस तरफ ऐसा है कि मेरी जो आइडियोलॉजी है, मेरी जो सोच है, वो इस वक्त भाजपा के साथ जुड़ती है। मेरे पिताजी जो हैं वो भी भाजपा में इतने सालों से रहे, लेकिन मैं कभी प्रचार करने इधर उधर नहीं भागा। मैं प्रचार करने इसीलिए निकला हूं क्योंकि मैं सचमुच में मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो वाकई में हिंदुस्तान के लिए बेस्ट प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं। मुझे लगता है कि देश को उनकी नेतृत्व की जरूरत है। जहां तक मेरा निजी मामला है, भाई मेरी मदर इन लॉ है, वो उनकी घर की पार्टी है। हाँ जी जी,
श्रीमती अलवा चुनाव जीतनी चाहिए कि नहीं? मुझे लगता है कि आप बिल्कुल मुद्दे से अब जीतेंगी तो हमारे घर में जीतेंगी तो हमारी दीपक, मुझे लगता है कि आप मुद्दे से भटक रहे हैं। रणदीप भाई, मैं 1 मिनट में आपके पास आता हूँ। मुद्दा मोदी की लहर का ही है और ये मोदी की लहर की बात कर रहे हैं। मोदी की लहर का ही मुद्दा और ये मोदी की लहर की बात कर रहे हैं। मुकेश खन्ना, आपके ऊपर आरोप है कि आप अभी भी भाई, अगर आप देखें तो सब जगह लाखों की तादाद में लोग उतर रहे हैं। हर जगह आप जाएं तो बच्चा बच्चा मोदी मोदी चिल्ला रहा है, नमो चिल्ला रहा है। क्या मैं ये भी कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में थे हम तो वहां पर भी इतनी जबरदस्त ऊर्जा थी नरेंद्र मोदी के नाम से। खोर को ये सुपरमैन बनाने की, इस देश का भाग्य विधाता बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जितने एक आदमखोर को भाग्य विधाता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से मोदी आदमखोर है? दीपक जी, टाइम दीजिए हमको भी। ये लोग तो स्क्रिप्ट पढ़ करके आते हैं, वो बोलते हैं। मैं ये कह रहा हूं 4-5 तरह के सवाल उठे हैं। पहला सवाल ये उठा है, डॉक्टर सीपी ठाकुर जी बड़े भाई हैं, ये लोग कृपया सीपी राय साहब, कृपया आदमखोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करें, असंसदीय है। उससे बड़ी हैसियत उससे बड़ी हैसियत ये मोदी की मानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ी हैसियत ये लोग मोदी जी की मानते हैं। दूसरे उनका ये गुणगान कर रहे हैं। अभी बलात्कार का सवाल आया, बलात्कार के सबसे अधिक मामले मध्य प्रदेश में होते हैं। कोख बिकने का सबसे बड़ा कारोबार गुजरात में होता है और गुजरात ने इतना विकास किया है मेरे मित्र विवेक ओबराय जी कि वहां केवल 1500 जगह निकली थी अभी, जिसकी तनख्वाह 5300 रुपए थी और उसमें 8.5 लाख लोग रजिस्टर्ड हुए और 30 लाख लोगों ने कुल आवेदन किया और मोदी जी के मित्र पर 10 लाख रुपए घूस लेने का आरोप लगा। और इतना विकास है कि मीडिया के साथी जब उसका सच टीवी पर दिखा देते हैं तो उनको जेल भेजने और जान से मारने की धमकी दी जाती है। ये कब हुआ सीपी राय जी? आप लोग फिल्म में हैं, फिल्म के नाते आपकी पॉपुलरिटी है, लेकिन उसको दुरुपयोग करने की कोशिश मत करिए। यह देश बहुभाषी और बहुधर्मी देश है। मैं जवाब देना देखा है कि एक माँ का पेट चीर करके 4 महीने का बच्चा निकाला गया और उसको तलवार पर उछाला गया। क्या उसका अफसोस आपको है? क्या उसका अफसोस मोदी जी को है? क्या घर में बैठे हुए लोगों को पानी डाल करके और हाई टेंशन तार से जलाकर मार दिया गया? क्या उसका अफसोस है? क्या इस बात का अफसोस है कि उत्तर प्रदेश में मुझे 1947 से लेकर सांप्रदायिकता के ऊपर जितने भी राइट्स हुए हैं उन सब पर अफसोस है। मुझे 1947 से लेकर 84 से लेकर हर राइट जो हुई है, चाहे वो अरे सीपी राय साहब, आप इतनी बात कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर दंगों के बारे में बता दीजिए। मुजफ्फरनगर दंगों में क्या हुआ था? दंगे का अफसोस है। क्यों जोड़ा गया? मुझे बताइए मुजफ्फरनगर दंगों के बारे में। राम मंदिर, कॉमन सिविल लॉ और मुझे सीपी राय साहब मुजफ्फरनगर में दंगे क्यों हुए ये बता दीजिए। सिविल लॉ 370 और राम मंदिर क्यों जोड़ा गया? अगर ये धर्म, मुझे ये बता दीजिए मुजफ्फरनगर में दंगे क्यों हुए? आप पॉइंट से भटक रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ मुजफ्फरनगर में दंगे क्यों हुए? आपकी सरकार 13 दिन तक क्यों सोती रही? पार्टी ने और आरएसएस ने कराए और आपकी सरकार सोती रही। हमारी सरकार बधाई की पात्र है। आपकी सरकार सोती रही। फैसला करके 48 घंटे के अंदर उस दंगे को कंट्रोल कर दिया। 13 दिन तक दंगे चलते रहे वहाँ पर कि सरकार ने उन दंगे में। रणदीप सुरजेवाला जी एग्री करेंगे? रणदीप सुरजेवाला जी, अगर गुजरात में सांप्रदायिकता है तो उत्तर प्रदेश में भी है और उसके लिए समाजवादी पार्टी भी उतनी ही जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी केवल काम करती है, मुझे लगता है कि हमें एक निष्पक्ष आकलन करने की आवश्यकता है पूरे मामले किसी व्यक्ति ने नहीं लगाया। ठीक है, आप करिए निष्पक्ष आकलन। दीपक, मुझे लगता है कि इस पूरे मामले की हमें निष्पक्ष आकलन की आवश्यकता है। आपने बात की श्री नरेंद्र मोदी की, वेव की और उनके द्वारा उठाई गई भिन्न भिन्न बातों की और खन्ना साहब और दूसरे आदरणीय मित्र, में व्यक्तिगत आक्षेप में नहीं जाना चाहता, मुद्दे से हम न भटकें। पहली बात, क्या भारतीय जनता पार्टी या श्री नरेंद्र मोदी कोई ठोस विषय, वो बोलते हैं हम महंगाई को ठीक कर देंगे, कैसे कर देंगे मोदी जी नहीं बता पाते। मोदी जी कहते मैं भ्रष्टाचार ठीक कर दूंगा, पर येदियुरप्पा जी के साए में और बाबू भाई बोकारिया जो भ्रष्टाचार के आरोप में कन्विक्टेड मंत्री हैं उनको अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बना लेते हैं। पुरुषोत्तम सोलंकी जो भ्रष्टाचार के आरोपी मंत्री हैं उनको मोदी जी अपना मंत्री बना लेते हैं।
येदियुरप्पा जी को शामिल कर लेते हैं और बोलते हैं मैं भ्रष्टाचार दूर करूंगा। कैसे करेंगे? वो हजारों एकड़ जमीन, लगभग 1 लाख हेक्टेयर जमीन गुजरात के प्रांत के अंदर 1 रुपया स्क्वायर मीटर से लेकर 16 रुपया स्क्वायर मीटर पर बगैर निविदाएं मंगाए, बगैर किसी टेंडर के वो खेती की जमीन जो है उद्योग को दे देते हैं मुफ्त में, चुनिंदा उद्योगपतियों को, और बोलते हैं मैं भ्रष्टाचार दूर करूंगा। श्री अमित शाह जो उनके सेकंड इन कमांड हैं बीजेपी में, आज अब राय साहब, सीपी ठाकुर साहब, जोशी साहब जैसे लोगों का बीजेपी में जमाना अब नहीं रहा, वो जाकर बोलते हैं मुजफ्फरनगर में काटो बांटो और बदला लो, और पूरे उत्तर प्रदेश में देश से लेकर पोलराइजेशन, विघटनकारी, बांटने की धर्म के आधार पे नीति का प्रचार प्रसार करते हैं और बोलते हैं सेकुलरिज्म की बात मत करो। महिलाओं की जासूसी करवाते हैं पर कहते हैं मैं महिलाओं को संरक्षण दूंगा। कैसे देंगे ये बताते नहीं। रोजगार और उद्योग को बढ़ावा दूंगा, पर पिछले 14 साल में शायद ओब्रॉय साहब को मालूम नहीं है, अगर गुजरात की अर्थव्यवस्था और उनका इकोनॉमिक सर्वे देखें तो 0% ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट में गुजरात में है। 8 लाख टन प्रति वर्ष गुजरात में खाद्यान्नों का उत्पादन कम हो रहा है। 2 लाख बच्चे स्कूल सिस्टम से गुजरात में हर साल बाहर चले जाते हैं। वहां पर उद्योग और धंधे केवल 4 या 5 उद्योगपति चलाते भाई हैं। इतने बड़े विलन हैं तो इनकी लहर क्यों चल रही है देश में? गुजरात की सरकार पर कर्जा हो गया। रणदीप भाई इतने बड़े विलन है मोदी तो देश में इनकी लहर क्यों चल रही है? ये मुझे लगता है दीपक भाई, दीपक भाई मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मुझे लगता है दीपक भाई जो लहर चल रही है, कहीं ना कहीं वो सारे जो मित्र हैं, और मुझे लगता है इसका आभास आपको ज्यादा हो रहा है। मुझे नहीं लगता इस देश के गरीब को, इस देश के किसान को, इस देश के साधारण व्यक्ति को कहीं किसी इस प्रकार की मैन्युफैक्चर्ड लहर जो कोशिश की जा रही है उसका आभास है। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की किसी लहर नाम की कोई वस्तु है। मुझे मालूम है कि कुछ मीडिया हाउसेस जो हैं वो जरूर ऐसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये कितना इसकी यथास्थिति और सच क्या है? दीपक भाई आपको बहुत लंबा तजर्बा है, हम सबने राजनीतिक जीवन लंबा देखा है। दूध का दूध, पानी का पानी, ये तो 15 मई के बाद सामने आने वाला है। लेकिन उमर अब्दुल्ला तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के है, मतलब मीडिया घराने के है नहीं तो, और राहुल गांधी के सबसे नजदीकी दोस्त हैं, तो उमर अब्दुल्ला ऐसा कैसे कहेंगे कि वो लोग जो इस लहर को समझ नहीं पा रहे हैं वो फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं? मैं उसका जवाब देता हूं। श्री लालकृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े पितृपक्ष के व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने नॉमिनेशन पे कहा कि मोदी बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर हैं, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, तो क्या आप नहीं मानेंगे उनकी बात कि वो सबसे बड़े अच्छे इवेंट मैनेजर है? हम भी मानते हैं। इवेंट मैनेजर नेता नहीं हो सकते। इस देश को इवेंट मैनेजर्स की जरूरत नहीं। इस देश को काला धन जोड़कर और काला धन खर्च करके एक मैन्युफैक्चर्ड लहर पैदा करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता नहीं। इस देश को एक ठोस नेतृत्व की आवश्यकता है। इस देश को आगे ले जाने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है। और दीपक जी आप जानते हैं इस देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र ही नहीं लेकर आ पाई जब तक चुनाव की तारीख आई। कांग्रेस पार्टी अकेला ऐसा बड़ा राजनीतिक दल था जिन्होंने न केवल अपना घोषणा पत्र दिया पर इस देश के संचालन का, इस देश को आगे ले जाने का एक सकारात्मक एजेंडा दिया। चाहे हर व्यक्ति के घर पर छत थी, चाहे स्वास्थ्य की बात थी, चाहे रोजगार पैदा 10 करोड़ रोजगार पैदा करने की बात थी, चाहे 10 करोड़ नौजवानों के कौशल विकास की बात थी। कहां है भाजपा का विजन 2025? कहां है उनका एजेंडा? उनके घोषणा पत्र में एक बात, एक लाइन लिखकर बताइए कि वो देश को इस प्रकार से आगे ले जाएंगे। चलिए रणदीप सुरजेवाला जी, घोषणा पत्र दोनों मैंने पढ़े हैं, बहुत लंबी बहस हो सकती है, लेकिन कहना, उल जलूल भाषा इस्तेमाल करना ठीक है,
लेकिन मुझे रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद इस बहस को हम लगातार जारी रखेंगे। बहस हम कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला कहते हैं, बात कर रहे हैं कि क्या वाकई देश में मोदी की लहर है, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जो कि राहुल गांधी के सबसे नजदीकी दोस्त हैं, उनको ऐसा लगता है कि देश में मोदी की लहर चल रही है और जम्मू में उन्होंने इस अंडरकरंट को महसूस किया है। बहस में हमारे साथ रणदीप सुरजेवाला जी हैं, सीपी ठाकुर साहब हैं, सीपी राय साहब हैं, केसी त्यागी जी हैं, विवेक ओबेरॉय हैं, मुकेश खन्ना है। मुकेश खन्ना जी, ब्रेक से पहले आपने सुना रणदीप सुरजेवाला जी को, क्या आपको लगता है कि मोदी इतने बड़े विलन हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सीपी त्यागी और सीपी राय और केसी त्यागी जी को कहना चाहूंगा कि हम लोग जो है वो अच्छा, मोदी इतने बड़े एंटी हीरो है, ये कह दूं मैं? हम मोदी ने कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में, मोदी ने गुजरात को बर्बाद कर दिया, ये कह दूं? वो सब जानते हैं। वो कह दूं मैं? क्या कहूं, बताइए ना आप। तथ्य आपके सामने है। ये मोदी जी का गुजरात का इकोनॉमिक सर्वे बोलता है। नहीं, क्या शब्द उन्होंने 2012-13 का विधानसभा में पेश किया है। मैंने केवल उसमें से आंकड़े निकालकर बताए हैं कि गुजरात की यथास्थिति ये है। वहां पर तो 5.5 लाख अध्यापक, मुझे नहीं पता, खन्ना साहब को पता है, 2,500 रुपए पर नौकरी करते हैं महीने की। चलिए, 2,500 रुपए पे लोग नौकरी करते हैं। ये कमोबेश ये हालत है कि गुजरात इस वक्त बर्बादी के कगार पर खड़ा है, कभी भी बुलबुला गुजरात का फूट सकता है। मुकेश खन्ना साहब, आपका जवाब। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले तो हमें सिर्फ एक्टर मत समझिए, हम भी आप ही की तरह सिटीजन हैं, हमें भी उतना ही हक है जितना आपको है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव से दूर से देख रहे हैं। बिल्कुल। आप सबसे पहले ये सब बातें, जो एक दूसरे का दोष निकालना, एक दूसरे के बारे में ये बताना कि उसने ये किया, उसने वो किया, ये राजनीति से अगर हम ऊपर उठें, सांप्रदायिकता से ऊपर उठें, रिलीजन से ऊपर उठें और देखें कि हकीकत क्या है, क्योंकि गलतियां निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है किसी की भी। मैनिफेस्टो में हमने ये लिखा है, मैनिफेस्टो में उन्होंने वो लिखा है, यही मैनिफेस्टो पिछले 63 ईयर से हर इलेक्शंस में हर पार्टी लेकर आती है, उसमें से कितने वादे पूरे होते हैं पुत्र। आप हकीकत को पकड़िए। आपको लग रहा है इस वक्त कि आपको दूसरा आदमी इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आप कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। आप भी आप हकीकत को पकड़िए। आपको लग रहा है इस वक्त कि आपको दूसरा आदमी इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आप कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। आप भी व्यक्तियों को शकुनी, आप भी व्यक्तियों को दुर्योधन की संज्ञा देना बंद करें। मुझे नहीं लगता कि आपको भी ये शोभा देता है। हमने आपकी बात सुनी धैर्य से। क्यों बंद करें? कि आप समझते हैं कि शकुनी के भाजे नहीं मौजूद हैं इस वक्त? करते हैं। मैंने आपको नहीं कहा, मैंने आपको नहीं कहा कि आप शकुनी हैं। आप भी सम्मान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत की बात कर रहा हूं। अपमान की भाषा इस्तेमाल करना बंद करें। अगर शकुनी के भाजे, देखिए, अरे सुरजेवाला जी बोल लेने दीजिए। मैं अगर आप ऐसा बोलेंगे तो फिर त्यागी साहब को आपका जवाब देना पड़ेगा। तो मुझे भी त्यागी जी को जवाब देना है पुत्र। उन्होंने मुझसे कहा कि हम एक्टर हैं और सिर्फ लिखे हुए डायलॉग्स बोलते हैं। हम लिखे हुए डायलॉग्स बोलने के लिए यहां नहीं आए हैं पुत्र। ये इलेक्शन है, इसमें हमारा भी उतना ही हक है जितना आपका हक है। तो ये गलत मत कहिए कि हम क्यों चुनाव का प्रचार करते हैं। हम करते हैं पुत्र, ये हमारा प्रोफेशन है। लेकिन जब हकीकत आती है तो हम हकीकत को वैसे ही देखते हैं जैसे आप लोग देखते हैं। आप लोग भी देखते हैं। और अगर मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में इस वक्त त्यागी जी शकुनी के भाजे मौजूद हैं तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। शुभकामनाएं। अगर मैं आयुष्मान भव भी कह सकता हूं पुत्र, आपको कहो तो बात वो नहीं हो रही है। बात यह है कि आप हकीकत को पहचानिए कि हमारे देश को कांग्रेस पार्टी ने पिछले 50 सालों में कुछ नहीं दिया, सिर्फ वादे किए हैं, मैनिफेस्टो बनाए हैं, वादे किए हैं। आज एक और लीडर आना चाहता है, उसको रोकने के लिए आप अलग अलग तरह के सांप्रदायिकता से लेकर धर्म से लेकर उसमें ये खराबी है, उसमें ये खराबी है करते हैं। मुझे ये बात में कोई दम नहीं लगता, ये खोखली बातें लगती हैं। एक दूसरे पर आरोप मत लगाइए। और पब्लिक सब देख रही है और मैं ये पब्लिक से अनुरोध करूंगा कि शकुनी के भांजों को पहचानिए, सही लोगों को वोट दीजिए, क्योंकि आपका वोट मायने रखता है। ये वायदे तो हर 5 साल में इलेक्शन के दिन में हर पार्टी करती है, हर नेता करता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। दिमाग आपको अप्लाई करना है कि किसने क्या किया है,
क्यों हमारे देश में इतने दंगे? आप एक दंगे की बात कर रहे हैं, आप पिछले 63 सालों में हुए दंगों को क्यों भूल जाते हैं? आप कहते हैं उसने दंगा किया, आपके राज में किसने दंगे हुए? इस पे मत जाइए। यही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारी जनता जागरूक नहीं होती, जातिवाद पे चली जाती है। देश को ये नहीं देखती कि देश के लिए कौन सही है, ये हमारा आदमी है, ये हमारी पार्टी है, ये हमारे जातिवाद से हम उठ नहीं पा रहे हैं। आज एक नरेंद्र मोदी जैसा कद्दावर नेता आया है जिसमें दम लग रहा है, जिसमें लग रहा है कि वो देश में राज को लाएगा, राजकता को लाएगा, ये अराजकता को, जहां मैंने शुरुआत में कहा कि आप देखिए कोई न्याय का पालन नरेंद्र मोदी ने चीन बड़े बड़े लीडर कहते हैं हमने अगर करप्शन किया है अच्छा तो सबूत तक ना जाए। मुझे केसी त्यागी जी से रिएक्शन लेना है क्योंकि केसी त्यागी जी ने हाथ उठाया है। केसी त्यागी जी आप क्या कहेंगे मुकेश खन्ना के आखिरी कमेंट पर? केसी त्यागी जी भाई मुद्दा लहर का है, देश के सवाल पर उन्होंने क्या कहा? देखिए मैं एक बात मुझे कहने दीजिए, एक आखिरी लाइन मुकेश खन्ना जी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। नेता देश का कहता है कि मुझ पर करप्शन का आरोप है तो सबूत तो लाओ। यही डेमोक्रेसी का हम नुकसान उठा रहे हैं कि यहां सबूत की आवश्यकता पड़ती है। जो दिख रहा है कि ये क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल कहता है पहले सबूत तो दिखाओ मुझे भी। इससे बड़ी अराजकता क्या हो सकती है इस देश में? आपको पता है कि कसाब ने मारा इतने लोगों को, क्यों 2.5 साल तक उसको जेल में रखा गया था? अच्छा ठीक है मुकेश खन्ना जी, केसी त्यागी जी आपका क्लोजिंग कमेंट। केसी त्यागी जी आपका क्लोजिंग कमेंट दे रहे हैं। मुकेश खन्ना जी ठीक है, केसी त्यागी जी आपका क्लोजिंग कमेंट। मुकेश जी ये कह रहे हैं कि उनकी बात पर सबको फांसी पर टांग दिया जाए चौराहे पर। नहीं ये नहीं कह रहे हैं। क्यों नहीं टांगा जाए? आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप मैसेज क्या दे रहे हैं? आप मैसेज क्या दे रहे हैं पब्लिक को? केसी त्यागी जी पब्लिक को क्या मैसेज जाता है आपका? महाभारत की एक्टिंग की है, मैं महाभारत की जमीन से आता हूँ, इसलिए कृपया करके आप महाभारत में महाभारत की जमीन पर शकुनी भी रहते थे। श्रीमद् भगवत गीता की धरती में हमने जन्म लिया है, उसकी संस्कार और संस्कृति को आपसे बेहतर, आप चाहे मेरे बुजुर्ग हैं पर आपसे बेहतर श्रीमद् भगवत गीता के संस्कार और संस्कृति को हम समझते हैं, जानते हैं, पल पल जीते हैं। केसी त्यागी जी आपका क्लोजिंग कमेंट, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। तो फिर देश कहां है? महाभारत के अंदर जो भूमिका इन्होंने निभाई थी उसमें ये कौरवों के साथ खड़े थे। शकुनी मामा भी कौरवों के साथ खड़े थे और उनके भांजे भी कौरवों के साथ खड़े थे। और आज इतिहास के फिक्शन में जा रहे हैं आपका इतना लंबा भाषण मैंने सुना है। आप राजनीति कहते हैं कि हमें भी राजनीति करने का अधिकार है, तो उसका पहला नियम है धीरज। अगर धीरज नहीं है तो आप राजनीतिक वार्ता के भी के लिए ठीक है सुनाइए। थोड़ा सीपी ठाकुर जी से सीख लीजिए, वो हम सब लोगों में सबसे वरिष्ठ हैं और पूरे वार्तालाप में उन्होंने एक बार भी इंटरवीन नहीं किया है। ये जो दिखी लिखाई स्क्रिप्ट आप बोलते हो तो इतना धीरज रखिए सुनने का। आप इतना देर से किसी को शकुनी का भांजा, किसी को कुछ करेक्टर सर्टिफिकेट बांट रहे, तो हम तो नहीं बोले। तो ये मर्यादित हम हैं, हम जो है युधिष्ठिर के परिवार के हैं और आपने जो अभिनय वहां निभाया था वो यहां निभाना चाहते हैं। आप कौरवों की सेना के साथ खड़े हुए हैं और द्रौपदी का चीरहरण होते हुए आपने तब भी देखा था और अभी देखते हैं। आपको सांप्रदायिकता कोई मुद्दा नहीं लगता। चलिए इसी नोट पे मैं खत्म करूंगा इस शो को। सांप्रदायिकता कोई मुद्दा नहीं लगता। वाकई डिसाइड करना। ये भी पता नहीं है, आपको ये भी पता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके 2 मिनट कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, माफ कीजिएगा मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है इस बहस में। अगर आप पहले बोलते तो मैं आपको जरूर बुलवा लेता, लेकिन वक्त मेरे पास यहाँ खत्म होता हुआ। दुविधा यही है इस राजनीति की कि इस राजनीति में वाकई कौरव और पांडव को खोजना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर आपको खोजना हो तो आप खोजिए एक ईमानदार नेता को, अगर आपके यहाँ अभी मतदान नहीं हुआ है तो। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।